हो चुका आगाज उनका, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर स्वागत है। तो आज हम 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेके आ गए हैं। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की स्टार्ट, जो है मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो आप सभी को बताना है कि मीरा द्वारा चित्तौड़ का परित्याग किया गया था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर 1 है अर्जुन सिंह थे, 2 है संग्राम सिंह थे, 3 है उदय सिंह थे और 4 है विक्रमादित्य थे। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट के अंदर बता देना है। मैं आप सभी को बता दूं कि मीरा द्वारा चित्तौड़ का परित्याग हुआ था, उस समय कौन था, तो वो विक्रमादित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर फोड़ दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 30 क्वेश्चनों का 32 सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था। तो किस दुर्ग में जौहर नहीं होता आप सभी को बताना है। जयगढ़ में नहीं हुआ था, या गागरोन में नहीं हुआ था, या सिवाना में नहीं हुआ था, या जालौर में नहीं हुआ था। तो कौन से दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था आप सभी को कमेंट में बता देना है। मैं आप सभी को बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है जयगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, जयगढ़ के अंदर नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तीसरा क्वेश्चन है कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है। तो कौन सी चित्रकला हो जाएगी जिसपे पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है। 1 है बूंदी हो जाएगी, 2 है मेवाड़ शैली हो जाएगी, या अलवर चित्रकला शैली हो जाएगी, या जयपुर चित्रकला शैली हो जाएगी। आप सभी को कमेंट में बता देना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जयपुर चित्रकला शैली है उसमें पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं। आप सभी को याद रखना है। जो कि बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो जो प्रबसर का मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है तेजा जी, ऑप्शन नंबर 2 है बाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 है गोगा जी और ऑप्शन नंबर 4 है रामदेव जी। तो प्रबसर का मेला आप सभी को याद रखना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट में बता देना है। हाँ, मैं आप सभी को बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है तेजा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है प्रबसर का मेला है जो तेजा जी की स्मृति में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। आभूषण तो आपको याद ही रख लेने हैं, जो कि 1% आपको कन्फर्म देखने को मिल जाएगा। क्या है निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। 1 है छलकड़ी हो जाएगा, 2 है नेवरी हो जाएगा, 3 है पोत हो जाएगा और 4 है सरी हो जाएगा। तो कौन सा पुरुषों का आभूषण है आप सभी को कमेंट में बता देना है। हाँ, जो भी बच्चे इसका कमेंट में आंसर बता रहे हैं छलकड़ी, उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषों का आभूषण कौन सा है, तो छलकड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चेहरे किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो चेहरे किस अवसर पर गाए जाते हैं आप सभी को बता देना है कि शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं, जागरण पर गाए जाते हैं, या वधु आगमन पर गाए जाते हैं, या फसल कटाई पर गाए जाते हैं। तो चेहरे किस अवसर पर गाए जाते हैं आप सभी को कमेंट में बता देना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, शिशु की मृत्यु पर जो चेहरे हैं वो अवसर गाए जाते हैं। ओके, चेहरे किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो वो शिशु मृत्यु के अवसर पर चेहरे गाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है और 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं अंतिम में आपको कमेंट में बता देना है। अब आप सभी को बताना है कि राजकुमारी मुम्मल है वो किस स्थान से संबंधित थी। 1 है कोलाई से संबंधित थी, 2 है अर्तुनाई से संबंधित थी, 3 है लोद्रबाई से संबंधित थी और या केलापानी से संबंधित थी। आप सभी को बताना है कि राजकुमारी मुम्मल है वो किस स्थान से संबंधित थी। मैं आप सभी को बता दूं जो लोद्रबा है उससे जो राजकुमारी मुम्मल थी वो संबंधित थी। आप सभी को याद रखना है, लोद्रबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है अरावली पर्वत श्रेणी की निम्नलिखित शिखरों में से आपको बताना था कि कौन सा सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। तो वो कौन सा शिखर है जो सर्वोच्च शिखर है अरावली का, आप सभी को बताना है। 1 है नाहरगढ़ है, 2 है सज्जनगढ़ है, 3 है कुंभलगढ़ है और 4 है तारागढ़ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, मैं आप सभी को बता दूं। आप सभी को कमेंट में बता देना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जो कुंभलगढ़ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हो जाएगा उच्च शिखर, तो वो यहाँ पे कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। 1 है अरावली के पूर्व में पाई जाती है, 2 है आड़ोती एवं बोरात के पठारों के बीच में पाई जाती है,
तीन है अरावली एवं पश्चिमी शुष्क स्फीति के बीच में पाई जाती है, और चार है दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो इस टाइप की जो जलवायु है वो कहाँ पे पाई जाती है, आप सभी को याद रखना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कमेंट में बता देना है जो इसका 3 आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क स्फीति के बीच में क्या है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। आप सभी को अंतिम में बताना है कि 30 में से आपको कितने करेक्ट आंसर है। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया गया था। तो वो कौन से राज्यपाल थे जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन था वो लगाया और हटाया गया था। एक है संपूर्णानंद, दो है हुकुम सिंह, तीन है हेम चेन्ना रेड्डी, और चार है रघुकुल तिलक। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को इसका आंसर कमेंट में बता देना है। ओके, कौन से राज्यपाल के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया गया था। मैं आप सभी को बता दूं जो रघुकुल तिलक थे वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, रघुकुल तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर 4 बता रहे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। तो किसको प्रस्तुत करता है, आप सभी को बताना है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। एक है राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, दो है राष्ट्रपति को करता है, तीन है संसद को करता है, और चार है राज्य विधानसभा को करता है। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को कमेंट के अंदर बता देना है। हाँ, जो भी बच्चे इसका आंसर राज्यपाल बता रहे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अंतिम में आपको बताना है कि 30 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं। अगर आपने 20 का आंसर दे दिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है। मुख्यमंत्री का क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट में बताना है। एक है दायित्व हो जाएगा, दो है कर्तव्य हो जाएगा, तीन है विशेषाधिकार हो जाएगा, या अधिकार है। आप सभी को बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, जो भी बच्चे इसका आंसर कर्तव्य दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। आप सभी को याद रखना है, कर्तव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है। तो डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित हो जाएगा। एक है अलवर के किसानों से, दो है भरतपुर के, तीन है सीकर के, चार है जोधपुर के। तो डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित हो जाएगा, आप सभी को कमेंट के अंदर इसका आंसर बता देना है। जो भी बच्चे इसका आंसर जोधपुर दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाबरा कांड है वो जोधपुर क्षेत्र के किसानों से संबंधित हो जाएगा। अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। ये आभूषण वाले तो जरूर कर लेना। एक है कमर, दो है नाक, तीन है पैर या अंगुली। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है, आप सभी को बता देना है। अब आप सभी ने बता दिया होगा कि जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब रमजोल है वो पैर का आभूषण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है। वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है, आप सभी को बता देना है। एक है पिंगल में लिखी गई है, दो है डिंगल में लिखी गई है, चार है मतलब 3 है मारवाड़ी में, और 4 है संस्कृत में। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, जो वेली कृष्ण रुक्मणी री वो किस भाषा में लिखी गई है। आपने बता दिया होगा कि इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, डिंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम में आपको बताना है कि 30 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य से क्वेश्चन है। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है। तो गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से हो जाएगा। एक है मारवाड़ से हो जाएगा, दो है ढूंढाड़ से हो जाएगा, तीन है शेखावटी से हो जाएगा, और 4 है वागड़ से हो जाएगा। तो गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से हो जाएगा, आप सभी को कमेंट के अंदर बता देना है। आपने इसका आंसर क्या बताया होगा, शेखावटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गिंदड़ नृत्य है वो शेखावटी से स्थान जो शेखावटी स्थान है उससे संबंधित हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ओसिया के जैन मंदिर को आपको याद कर लेना है कि ओसिया का जैन मंदिर है वो किस जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। जीर्ण माता ये और जो केला देवी है इनके मंदिरों को भी आपको याद रख लेना है। तो ओसिया के जैन मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है। एक है जयपुर के अंदर, दो है बाड़मेर के अंदर, तीन है जैसलमेर के अंदर, और 4 है
जोधपुर के अंदर। तो ओसिया के जैन मंदिर किस जिले के अंदर स्थित हो जाएंगे, आप सभी को कमेंट के अंदर बता देना है। जो भी बच्चे इसका आंसर जोधपुर बता रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ओसिया के जैन मंदिर है वो जोधपुर जिले के अंदर स्थित हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। तो दादू पंत है उसका साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। दादू दयाल आप सभी को पता होगा कि एक है मारवाड़ी हो जाएगा, दो है मेवाती हो जाएगा, तीन है वागड़ी हो जाएगा और चार है ढूंढाड़ी हो जाएगा। कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर ढूंढाड़ी दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दादू पंत है वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। आप सभी को याद रखना है, इसका जो आंसर है ढूंढाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादू दयाल के बाद में आता है कि किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़ बीटली के नाम से हम किसे जानते हैं, एक है तारागढ़ दुर्ग को, दो है अचलगढ़ दुर्ग को, तीन है मेहरानगढ़ दुर्ग को, चार है कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है, आप सभी को कमेंट के अंदर बता देना है। इसका जो आंसर होने वाला है तारागढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने 20 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नई नदी का आपको नाम बताना है। एक है रूपनगढ़ हो जाएगा, दो है खांडेल हो जाएगा, तीन है मेड़ा हो जाएगा और चार है मिस्री हो जाएगा। तो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नदी कौन सी नहीं है, आप सभी को याद रखना है, जो मिस्री नदी है वो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। ओके, मिस्री नदी का आपको याद रखना है, लेकिन रूपनगढ़, कांडेल और मेड़ा का भी आपको याद रखना है कि ये आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन आता है, राजस्थान में 12वीं ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में 12वीं जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पे स्थित हो जाएगी, आप सभी को बता देना है। एक है पुष्कर के अंदर, दो है श्री कोलायत के अंदर, तीन है सिवाड़ के अंदर और चार है आमेर के अंदर। राजस्थान में 12वीं ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो आप सभी को याद रखना है, जो सिवाड़ है इसके अंदर 12वीं ज्योतिर्लिंग स्थापित हो जाएगी। आप सभी को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है। तो जो मतलब केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो जहाँ पे स्थित है उस स्थान का आपको नाम बताना है। एक है जोधपुर हो जाएगा, दो है बाड़मेर हो जाएगा, तीन है बीकानेर हो जाएगा और चार है गंगानगर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क जो बागवानी संस्थान है वो कहाँ पे स्थित हो जाएगी, आप सभी को याद रखना है, जो बीकानेर है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो वो बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है उसका मुख्यालय आप सभी को बताना है। एक है जैसलमेर, दो है बीकानेर, तीन है जयपुर और चार है अजमेर। तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड कहाँ पे स्थित हो जाएगी। जो भी बच्चे इसका आंसर क्या बता रहे हैं, ओके जयपुर बता रहे, उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सहकारी जो डेयरी जो फेडरेशन लिमिटेड है वो कहाँ पे हो जाएगा इसका मुख्यालय, तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, सन 1837 में बिजकपाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। तो किसने खोजा था अशोक के शिलालेख को, आप सभी को याद रखना है, कैप्टन बार्ट हो जाएगा या कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा या कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा या RC अग्रवाल हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और इसका आपको याद रखना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता देना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन बार्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब अशोक के जो शिलालेख को किसने खोजा था, तो यहाँ पे कैप्टन बार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि समसभा की स्थापना किसने की थी। तो समसभा की स्थापना किसने की थी, आप सभी को कमेंट में बता देना है। गोविंद गुरु ने की थी, मोतीलाल तेजावती ने की थी, रामनारायण चौधरी ने की थी या गोपाल सिंह करवाने की थी। तो समसभा की स्थापना आप सभी को याद रखना है, आपको पता भी होगा, जो गोविंद गुरु है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समसभा की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद गुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, आप सभी को बता देना है। एक है मिट्टालाल व्यास ने की थी, दो है माणिक्यलाल वर्मा ने की थी,
3 है हीरालाल शास्त्री ने की थी, 4 है मगाराम वैद्य ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल आपको याद रखना है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप सभी को इसका आंसर बता देना है। मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो है माणिक्यलाल वर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो वो यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चनों में, वो है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, आप सभी को बता देना है कि कब राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था। 18 अप्रैल 1948 में हुआ था, या 30 मार्च 1949 को हुआ था, या 15 मई 1949 को हुआ था, या 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था, आप सभी को कमेंट में बता देना है। इसका जो आंसर होने वाला है 15 मई 1949 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर 15 मई 1949 बता रहे, उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी। तो कौन सी महिला है जो कभी भी जेल में नहीं गई थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन नंबर 1 है अंजना देवी, ऑप्शन नंबर 2 है नारायणी देवी, ऑप्शन नंबर 3 है रत्ना शास्त्री, और ऑप्शन नंबर 4 है कालीबाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल में नहीं गई थी, तो वो कौन हो जाएगी, तो यहाँ पे कालीबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे इसका आंसर कालीबाई दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास में अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो मृत्यु के बाद में सती हो गई थी, उन देवता का आपको नाम बताना है कि कौन सा देवता हो जाएगा। यहाँ पे 1 है मल्लिनाथ जी हो जाएंगे, 2 है तेजा जी हो जाएंगी, और 3 है हरभुज जी हो जाएंगी, और 4 है वो देव जी हो जाएंगे। तो देवनारायण हो जाएंगे, हरभुज जी हो जाएंगे, तेजा जी हो जाएंगे, या मल्लिनाथ जी हो जाएंगे। इसका आंसर आप सभी को बता देना है। हाँ, यहाँ पे तेजा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजा जी की मृत्यु के बाद में क्या हुआ था, उनकी पत्नी ने जौहर कर लिया था। क्या किया था, सती प्रथा हो गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना कि किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है। तो हसमत वाला राजा हम किसे कहते हैं, आप सभी को बताना है। शेरशाह सूरी को कहते हैं, या राव मालदेव को कहते हैं, या मानसिंह प्रथम को कहते हैं, या चंद्रसेन को कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि हसमत वाला राजा किसको कहते हैं, आप सभी को बता देना है। आज ये क्वेश्चन लास्ट है। हाँ, राव मालदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर राव मालदेव दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो असमत वाला राजा है वो राव मालदेव को कहते हैं। अब आप सभी को बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को बता देना है। अगर आपके 20 में प्लस करेक्ट हुए हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब मिलते हैं हम 1:30 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।